चलो जी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। बच्चा काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर के लिए बता ही रखा हमने, है ना, काई स्क्वायर कैसे आता है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें है कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है विथ, है ना, n डिग्री ऑफ फ्रीडम, या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मान लो हम ऐसा बोलते हैं, तो एक तो तरीका है, आप, मैंने कहा दो तरीके से पीडीएफ लिख सकते हैं, गामा के थ्रू और एक नॉर्मल के थ्रू, दोनों से ड्राइव करके दिखा देता हूँ। तो पहले जो हमने डिस्कस किया था कि x हैज़ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा, तो इसका अगर ये वाला पीडीएफ लेके कंटिन्यू करते हैं, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स मोर देन इक्वल टू 0, है ना। सो अगर ये वाला पीडीएफ लेते हैं तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये हमने पहले आपको थ्योरम लिखाए थे कि जो गामा में अल्फा को रखो n/2 और इसको बीटा को रखो 1/2, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। n डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल टू बी एस्टिमेटेड। तो ये डेटा के टर्म में होता है, यहाँ मैथमेटिकली हमें इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। सो हाँ भाई, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए थर्ड ईयर एग्ज़ाम इसलिए कराए जाते हैं ताकि बच्चों को एडमिशन दे सके। तो वो टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। जैसे तुम जो दे रहे हो वो टाइम पास हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, है ना, इट इज़ लाइक जस्ट मज़े लेना एग्ज़ाम का। सो वो हुआ, वो तुम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए एग्ज़ाम नहीं कराए जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम कराए जाते हैं क्योंकि वो लोग सीरियस है, एग्ज़ाम इसलिए करा रहे हैं कि जो बच्चों को मास्टर्स करना है उनके लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। इट नॉट लाइक कोई बच्चा 10th में है वो एग्ज़ाम जैम का फॉर्म भर देगा, ऐसे भी कर सकता है करने वाले, या कोई पैदा हुआ फॉर्म भर देगा जैम का, है ना। तो मेनली एग्ज़ाम जो करवाए जा रहे हैं वो इसलिए करवाया जा रहा है कि बच्चों को आगे मास्टर्स में एडमिशन दे सके। तो वो तो यही चाहेंगे ना कि वही बच्चे एग्ज़ाम दे जिनको मास्टर्स में एडमिशन लेना है। तो मास्टर एडमिशन कौन लेगा? जो थर्ड ईयर में होगा, तो 5 में एग्ज़ाम देगा, मई जून तक उसका थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जुलाई अगस्त में एडमिशन लेगा। तो इसलिए एलिजिबिलिटी रखी गई है कि जो बच्चा या तो थर्ड ईयर में हो या फोर्थ, मतलब थर्ड ईयर मतलब बीएससी या तो पास आउट हो या एटलीस्ट वो थर्ड ईयर में हो, सो दैट वो एग्ज़ाम दे के आगे मास्टर्स में एडमिशन ले सके। क्योंकि एग्ज़ाम इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कोई टाइम पास करे या इस तरह मजे ले एग्ज़ाम का, इसीलिए। तो तुम भी अच्छे तैयारी करो तो एक्चुअली, है ना, मतलब सीरियस नोट में ये होगा कि तुम्हें अगले साल एग्ज़ाम देना चाहिए, तुम अगले साल एलिजिबल हो। बट तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म भरो, जो मांग रहा है दो, अगर तुम उनको सूटेबल लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं। बट है ना, वैसे एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम तो इसलिए होते हैं कि थर्ड ईयर के बाद बच्चा एग्ज़ाम दे, है ना, इसलिए होता है ना, ताकि उनको मास्टर्स में एडमिशन दे सके। तो एग्ज़ाम वही बच्चा सर देगा तभी तो 6:30 हो बेनिफिशियल, गया। है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सब छोड़ो। ठीक है भाई। तो यहाँ से एक तो ये है काई स्क्वायर गामा n/2 और 1/2 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर n। और तो इसका पीडीएफ क्या होगा, जैसे अगर हम लिखे डेफिनेशन के थ्रू कि जैसे x has distribution chi-square with n degree of freedom, तो if and only if pdf of x क्या होगा इसी में रख दो। सो 1 गामा n/2 और बीटा को रख दो 1/2। सो बीटा को अगर 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना n/2, तो n/2 हो जाएगा ना, 2 की पावर n/2, क्योंकि बीटा को 1/2 रख रहे हैं, x की पावर n/2 -1 एंड e की पावर -x/2, ठीक है, व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो सो दिस पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड वे है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको करो। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाओगे, तो उसके लिए एक तरीका है कि मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn दे आर IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर,
ठीक, तो मतलब ये समझो कि दैट इज जो एक्स आई है, एक्स आई हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, अब नॉर्मल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी कैन सिंप्लीफाई एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 1, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो काई इसका अगर स्क्वायर हम 1। स्क्वायर करेंगे तो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड देन इस पे अगर समेशन लगा दो, समेशन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, सो दिस काई हैज स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट n। काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो नॉर्मल का अगर सैंपल मुझे दे रखा है तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n आ जाएगा, या अगर है ना वैसे दे रखा है तो ये पीडीएफ तुम्हें याद रखना है, काई स्क्वायर n का ये पीडीएफ है गामा के थ्रू, ये गामा में है तो n/2 1/2 रखोगे, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। बाकी ये लोग क्या आपको कहते हैं कि जैसे थ्योरम ये है कि लेट x1 x2 अप टू xn, या जस्ट अभी 2 के लिए लिख लो, लेट से ऐसा लिखूं मैं कि x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, x2 हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। देन आपको कहता है कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर n1 प्लस n2। तो सिंपली इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना ऐड हो जाता है, काई स्क्वायर n1 प्लस n2। और जैसे यहाँ मैं लिख रहा था, अगर मैं यहाँ फिर से लिखूं कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे तो इसका पीडीएफ आप ना लिखते हैं एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका जो पीडीएफ है आपके पास, द पीडीएफ इज एक्चुअली जैसे मैंने अभी लिखा ही था कि 1/गामा ऑफ n/2, फिर 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 -1, e की पावर -x/2, x मोर देन इक्वल टू 0। इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, n। और एक्सपेक्टेशन n है, वेरिएंस 2n है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या है इसका, 1 माइनस 2 की पावर n/2 होगा। सो या तो ऐसा लिखो 1 - 2t की पावर -n/2, हाँ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 - 2t की पावर n/2, इस तरह से। तो उसी तरह अगर इसका प्रूफ लिखना है तो कहीं ना कहीं उसी से आ जाएगा, जैसे ये आपको कह रहा है कि एक बार प्रूफ देख लो आया कैसे, तो ये सिंपल है कि हमें दे रखा है 2 रैंडम वेरिएबल, तो ये जो x1 आपके पास है, इसका आप मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालोगे x1 का, तो आप जानते हो 1 - 2t रेज़ टू पावर -n1/2, एंड जो mx2 है, x2 रैंडम वेरिएबल हैज mgf this power -n2/2, so and since x and y are independent random variables, अगर ये independent random variable है तो क्या होगा, mgf of x1 plus x2, इसका क्या आएगा, इफ दे आर इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं mgf of x1 प्लस mgf of x2, है ना, तो वैसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mgf of x1 t इंटू mgf of x2 t, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 1 - 2t की पावर आ गया माइनस ऑफ n1 प्लस n2/2, यही आ गया। एंड ये क्या बता रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n1 प्लस n2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया जस्ट, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया इसका कि कैसे प्रूफ हो रहा है, ये उसमें भी प्रूफ की बात कर रहा है, जो सिलेबस लिखा है कि mgf के थ्रू आप डिराइव कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया काई स्क्वायर का इन्फॉर्मेशन, तो काई स्क्वायर के थ्रू आपका
आगे क्या कर सकते हैं, तो मेनली काई स्क्वायर है ना, अभी आगे एफ और टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। सर एक क्वेश्चन में था एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जैसे काई स्क्वायर 1 डिवाइड बाई काई स्क्वायर 1। अभी वहां तक आएंगे, अभी एफ मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, टी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी स्टार्ट करेंगे तो वहां तक आएंगे। अभी जस्ट हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखे हैं और काई स्क्वायर स्टार्ट किया है, अभी एफ और टी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे तब जाके उसका क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। तो ठीक है, तो एक दो थ्योरम्स हैं, सिंपल थ्योरम ये कहता है कि जैसे मैं लिखा था, लेट x1 x2 xn इट इज IID, आपके पास दे रखा है IID है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मान लो IID है, दिस बी IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो IID है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपसे ये बोल रहा है कि, तो ये कहता है देन कि x1 plus x2 up to xn has काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो सम है और इसके पास काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ एंड ओनली इफ x1 हैज काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इफ एंड ओनली इफ होगा कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो x1 जो रैंडम वेरिएबल है और कोई भी एक, क्योंकि वो तो IID है ना, तो ये आपका हो जाएगा दिस। अब बाकी तो मैंने ड्राइव करके बता ही दिया था ना, ये है। अच्छा, काई स्क्वायर कैसे तुम ग्राफ देखोगे कैसा बनता है, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है कि जैसे काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे 2 के लिए तो आपने देखा था ना, ये पहले मैंने लिखे थे, तो लाइक यू हैव सीन कि ये काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सपोनेंशियल किसके साथ, 1/2 के साथ, है ना। सो काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल 1/2, मतलब यही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है गामा 2/2 मतलब 1, ये गामा 2/2 जो कि 1 होगा, है ना। तो यहाँ 1,1/2 हो जाएगा, तो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, काई स्क्वायर 2 हो गया, एक्सपोनेंशियल 1/2 है, ये गामा 1,1/2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। सो मेनली अगर तुम ग्राफ देखो x वर्सेस PDF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां PDF की जरूरत पड़ेगी आपको, PDF के हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो अभी के लिए, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो जैसे रहता है, तो ये काई स्क्वायर का ये शेप होता है, जैसे मान लो ये काई स्क्वायर अभी के लिए मान लो 5 का ग्राफ है, तो काई स्क्वायर 10 का कैसा होगा, है ना, इस तरह से। ये इसको थोड़ा सा मैं लार्जर शेप में बनाता हूँ कि इस तरह से, लेट से अभी ये इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ 0 को, है ना, थोड़ा 0 के आगे रहेगी, तो ये अज्यूम करो काई स्क्वायर ये 5 है, काई स्क्वायर 10 क्या होगा, तो काई स्क्वायर 10 थोड़ा आगे शिफ्ट होगा, मान लो अगर ऐसे मैं 10 के बना रहा हूँ, सो ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो काई स्क्वायर 10 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, फिर काई स्क्वायर 15 बनाओगे तो ये कुछ, अच्छा ये ग्राफ का वो हाइट कमती चली जाएगी, तो मैंने जो बनाया है ना, तो ये थोड़ा हाइट इसका इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये हाइट थोड़ा ऊपर रहेगा अभी इनिशियली, फिर इसको थोड़ा ऊपर कर दो इस तरह से, फिर ये घटती चली जाएगी, है ना, आगे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम घटाओ बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा। लेट से जैसे काई स्क्वायर 5 है, 10 है, मान लो काई स्क्वायर 15 है, काई स्क्वायर 20 है, तो ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है ना, ये आगे। तो ये रफली इसका ग्राफ होता है, बाकी बुक में तुम या ऑनलाइन बहुत अच्छा तुम्हें ग्राफ दिख जाएगा, तो मैं पेन से बना रहा हूँ, तुम अगर है ना गूगल करोगे काई स्क्वायर का PDF का ग्राफ कैसा होता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह दिख जाएगा, अलग अलग कलर में, है ना, ऑनलाइन विकीपीडिया पे या वो इमेजेस में जाओगे तो मिल जाएगा, तो है ना, इसका पता चल जाएगा कैसे होता है। जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बढ़ाते हैं तो ग्राफ का शेप इस तरह, इसीलिए एन जब बहुत लार्ज हो जाता है ना, तो नॉर्मल का ग्राफ कैसे होता था, जैसे मान लो हम लिखते हैं कि x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ऐसा रहेगा,
रफली इस तरह ग्राफ है, तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट म्यू के, है ना। तो ये ग्राफ रहता है नॉर्मल का ऐसा। तो इसमें भी क्या होगा, एन जब बहुत लार्ज होता है तो ये उस तरह का ही ग्राफ बन जाता है। एन जब लार्ज होगा, एन जब बहुत लार्ज होगा, देखो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफ बन रहा है ना, जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज, अभी जैसे मैंने बनाया 20 पे ही ऐसा कुछ दिखने लगा। तो इसलिए एन जब बहुत लार्ज होता है तो इसमें से थ्योरम आता है, या मैं ऐसा लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसी में ऐड कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो काई स्क्वायर एन है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल विथ, तो काई स्क्वायर का मीन कितना होता है, एन कॉमा टू एन एन टू एन। फॉर लार्ज एन, है ना। एन जब लार्ज होगा तो यू कैन अप्रोक्सीमेट काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन एज नॉर्मल एन कॉमा टू एन, है ना। मीन एन है और वेरिएंस टू एन है। सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल एन कॉमा टू एन। जैसे बाइनोमियल को हमने अप्रोक्सीमेट किया था नॉर्मल में, काई पॉइसन को अप्रोक्सीमेट किया था, या बाइनोमियल को पॉइसन में अप्रोक्सीमेट किया था, बाइनोमियल को नॉर्मल में, पॉइसन को नॉर्मल में, वैसे ही काई स्क्वायर को हम नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जब एन लार्ज होगा तब। ठीक है, इस तरीके से तो वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे जनरली कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है वैसा, जैसे मान लो अभी के लिए एक दो क्वेश्चन लिखे हम, तो नोटेशन एक्सप्लेन करने जैसा। जैसे है ना, कई बार ऐसा रहता है कि उसको आगे मैं यूज करूंगा, जेड अल्फा वाई टू, या इस तरह से नोटेशन रहता है। ठीक है, एक साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे, या अभी देख सकते हो। जैसे मान लो है ना, कई जगह ऐसा नोटेशन, जैसे ये है, अभी मैं नॉर्मल का एक ग्राफ बना रखा था ना, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्राफ है, मान लो ये है, तो यहाँ पे जीरो है, ये मान लो जीरो है, तो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो एक्स वर्सेस या जेड वर्सेस, ये जेड है और ये पीडीएफ ऑफ जेड है। तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1। तो होता क्या है, यहाँ एक नंबर है, ये रियल नंबर है जिसका नाम है जेड अल्फा बाई टू, या जेड अल्फा अभी के लिए मान लो। तो ये जेड अल्फा का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेड अल्फा, है ना। ये एक नंबर है जेड अल्फा। जेड अल्फा क्या बोलते हैं इसको, एक फिक्स नंबर है रियल नंबर पे। जेड अल्फा जब लिखा होगा तो जेड अल्फा इज अ फिक्स रियल नंबर, जेड अल्फा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर सच दैट कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड वो हमारा नॉर्मल 0 1 है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो ये जो कैपिटल जेड है, तो क्या लिखते हो नोटेशन आप लोग इसमें, कैपिटल जेड मोर देन जेड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब ये है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है और पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस अल्फा है ना। दैट इज, ये है कि प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड अल्फा या लेस देन इक्वल टू, कॉन्टिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 माइनस अल्फा होगी। तो ये एक फिक्स नंबर है, इसको ऐसा ही बोलते हैं। तो जेड अल्फा इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फाथ क्वांटाइल। क्वांटाइल हमने डिस्कस किया था ना, क्वांटाइल क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्वांटाइल क्या है, पीएथ क्वांटाइल का मतलब था सी डी एफ इज इक्वल टू पी, है ना। सो सी डी एफ इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो ये क्वांटाइल हो जाएगा। हाँ भाई, ये मार्जिन ऑफ एरर ये सब आएगा टेस्टिंग में, यहाँ ये सब टर्म्स नहीं है इसको, है ना। तो अभी के लिए ठीक है, तो ये हम आगे भी देखेंगे। इसमें क्रिटिकल रीजन, या वो क्या बोलते हैं उसे, रिजेक्शन रीजन, ये सब आएगा। सो जेड मोर देन जेड अल्फा दिस एंड जेड लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसको बोलेंगे जेड अल्फा इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फात क्वांटाइल। ठीक है, तो जेड अल्फा है 1 माइनस अल्फात क्वांटाइल है। और हाँ, क्वांटाइल क्या करा था, सी डी एफ इज है ना, ये इसको देखो क्या है, ये सी डी एफ ऑफ जेड, इसका मतलब यही है ना। इसका मतलब ये है, ये लिखने का मतलब है कि सी डी एफ ऑफ जेड एट जेड अल्फा इज 1 माइनस अल्फा। और इसी सी डी एफ ऑफ जेड को आप लोग क्या बोलते हो, फाई, इसी को तो बोलते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल फाई एट जेड अल्फा 1 माइनस अल्फा होगा।
तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये और ये लिखना सेम चीज है। CDF ऑफ Z एट Z अल्फा इज दिस, तो फाई ऑफ Z अल्फा इज 1 माइनस अल्फा। ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे। जैसे जनरली क्या दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दे रखी होती हैं कि फाई ऑफ समथिंग इज समथिंग, तो आपको खुद ही समझना होगा ये Z अल्फा की वैल्यू है ना। सिमिलरली यही चीजें काई स्क्वायर में होंगी। यही चीज अगर काई स्क्वायर का PDF लिखते हैं हम लोग, तो अभी मैं नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो ये एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग PDF लिखा हमने, है ना। सो इसमें क्या होगा आपके पास कि लेट्स से ये एक नंबर है, मैं इसको अभी नाम देता हूँ, मतलब जेड, जेड नहीं यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ होगा काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा। तो मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे ये x एक्सिस है और ये PDF ऑफ x है, PDF ऑफ x, एंड x का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगेन दिस इज अ फिक्स नंबर, जैसे पहले लिखा था कि ये जो काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा इज अ रियल नंबर, अब यहाँ है ना, रियल नंबर सच दैट, वैसे ही होगा प्रोबेबिलिटी x लेस, यहाँ से आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा, पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, तो x लेस देन इक्वल टू दिस काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा। ये वही चीज है CDF ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ, CDF ऑफ x एट काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा इज 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा, या इसी को बोल सकते हो। सो दैट इज ये काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा इज द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल इन काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जो लिख रहा था क्वांटाइल इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और ये ऐसा है, सेम चीजें आगे ये नोटेशन बस बता रहा हूँ, है ना। कई बार एग्जाम में इसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है अल्फा क्या है या ये सब चीजें क्या है, ठीक है जी। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल में और टेस्टिंग में दोनों में यूज होगा ये सब चीजें। तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे अभी जो हम पढ़ेंगे वो पहले होगा पॉइंट एस्टिमेशन, उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन, और फिर आएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इंटरवल एस्टिमेशन में और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये सब यूज होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इंटरवल एस्टिमेशन में आएगा ये सब, है ना। मेनली इंटरवल एस्टिमेशन में पहले आएगा, फिर टेस्टिंग में भी आएगा ये। सो ठीक है, तो ये सब जस्ट नोटेशन है, मैं ये नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जेड अल्फा लिखा होने का क्या मतलब है, तो ये एक फिक्स रियल नंबर है, जेड अल्फा हो या ये काई स्क्वायर, है ना, इस तरह एन अल्फा हो, दिस इज अ फिक्स रियल नंबर। नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मान लो एक क्वेश्चन है कि लेट, अभी जैसे होता है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 25,50, देन आपसे पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है x लेस देन इक्वल टू, इधर रखा है 34.382, ये बताओ क्या होगा। एंड अगेन जैसे नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में बता रहा है कि तो जनरली बुक में जो सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि किसके लिए ये हमें करना होता है अप्रोक्सीमेशन, ये जो हमने थ्योरम लिखा है, तो ये बुक जो रहती वाली सजेस्ट कर रहा है कि काई स्क्वायर एन को हम ऐसा कब ऐसा कर सकते हैं। तो जनरली वो सजेस्ट करता है एन जब 30 से ज़्यादा तब जनरली करते हैं हम लोग, बट जरूरी नहीं है कि 30 से ज़्यादा होगा तब भी। अगर बुक में बोल रखा है कि या क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप यूज़ करो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं ऐसे ही लिखूंगा कि जैसे मैं बोलूँ कि लेट x हैज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
और आप बोलूँ कि नाउ, सो इसमें बोलेगा सो यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, या वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से वैसे ही हो जाएगा। सो यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 34.382, है ना। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, वहां से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आंसर दोनों का सेम होगा, है ना। क्या होगा बताओ? 1.3। सर इसका टेबल दिया रहेगा एग्जाम में? हाँ, फाइव दिया होगा, फाइव जो जरूरत पड़ेगी दिया होगा। क्या जरूरत पड़ रही है बताओ? 1.327। हाँ, तो जैसे अब क्वेश्चन में दिया होगा यूज, जैसे यहाँ दिया होगा यूज 1 पॉइंट, तुमने देखा है ना पीछे क्वेश्चन जो यूज किए, इसलिए बताओ पीवाई यूज करो, वहां पे जो भी डेटा की जरूरत होती है वहां दिया रहता है ना क्वेश्चन में, तो तुम्हें अलग से घर से टेबल ले आने की जरूरत नहीं है, टेबल वहां देंगे भी नहीं। जो डेटा की जरूरत पड़ेगी फाइव में वो क्वेश्चन में ही लिखा होगा, फर्स्ट पेज पे लिखा होगा या क्वेश्चन के साथ ही लिखा होगा। तो 5 of 1.32 जो है ये आपको गिवन है यहाँ पे 0.9066, ये आपको गिवन है, ये कह रहा है ये यूज करो, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, सब लोग कर लेंगे सॉल्व। तो नॉर्मल में जनरली क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ 50 लिख दिया जाते हैं, √50 करना पड़ेगा ना, वेरिएंस ये है ना, सो √50, राइट। तो √50 करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू ऐसे ही 34.382 माइनस 25 अपॉन √50, देख लो जी। सो ये आ जाएगा z लेस देन इक्वल टू 0. नहीं कितना है 1.32, सो 1.32, और ये हो गया 1.32, या तो यहीं छोड़ दो या वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, तो 9066 दे दिया, सेम आंसर इसका आएगा। अभी भी आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, सो x विल बी अप्रोक्सीमेटेड एट नॉर्मल 25,50, तो सिमिलर वे में आंसर आ जाएगा। काई स्क्वायर 25 है, बट दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल n, 2n, तो काई स्क्वायर का मीन कितना है 25, वेरिएंस कितना है 2n, 50, तो यू कैन अप्रोक्सीमेट इट। तो x माइनस 25 अपॉन √50 सिमिलर वे में, बट यहाँ हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, जरूर नहीं एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, वहां तो एग्जैक्ट आंसर यही पे आएगा जो आया ना, ये एग्जैक्ट आंसर है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, ये चीज है। सो 34.382 माइनस 25 अपॉन √50, तो ये आपका जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1.32 फिर से आएगा, सो दैट इज द 5 ऑफ 1.32, और जो कि गिवन होगा पेपर में 0.9066, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ बताओ? नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर पढ़ना नहीं है हमें, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना एक्स इज नॉर्मल 0, 1, तो जैसे यहाँ पे है, अभी लिखा था ना, या यहीं फिर से लिख देता हूं मैं, जैसे होता क्या है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1, या z कर देता हूं, तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ जेड स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ एंड ओनली इफ है। जेड स्क्वायर अगर काई स्क्वायर 1 है तो जेड नॉर्मल 0, 1 हो जाएगा, नॉर्मल 0, 1 तो ऐसा हो जाएगा। नॉन सेंट्रल, ये सेंट्रल काई स्क्वायर इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल के थ्रू है, नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर या नॉन सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे नॉन सेंट्रल में क्या होता है कि यहाँ एक्स कोई भी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो इफ एंड ओनली इफ ये एक्स स्क्वायर विल हैव काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ ये नॉन सेंट्रल होगा, तो यहाँ पे या तो अलग से डैश लगा दो या ऐसा लगा दो, तो ये हमारे पास नहीं है सिलेबस में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करना पड़ेगा। तो जो पीडीएफ मैंने लिखा है आपको काई स्क्वायर का, वो सेंट्रल काई स्क्वायर है। अगर सिर्फ काई स्क्वायर वर्ड लिखा हुआ है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ नहीं लिखा मतलब सेंट्रल काई स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। नॉन सेंट्रल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं है और गेट में भी नहीं है इवन, तो ठीक है। तो मेरे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये इतना ही है काई स्क्वायर का, बाकी नॉन सेंट्रल जो हमें स्टडी नहीं करना है। अब आगे आता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। तो एक रिजल्ट है कि यहाँ एक थ्योरम है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन आता कैसे है। तो जैसे क्या है कि लेट z हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1 एंड x कोई रैंडम वेरिएबल है
दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। z इज अ नॉर्मल 0 1 एंड x इज अ काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक नया रैंडम वेरिएबल हम लोग t बनाएंगे जो होगा z अपॉन रूट अंडर x अपॉन n, ठीक। सो ये हम एक नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं, z अपॉन दिस। अब इसका पीडीएफ अगर आपको बोलूं निकालने हो, क्या आप निकाल पाएंगे? क्या हम लोग t का पीडीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो नॉर्मल 0 1 काई स्क्वायर n आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो हम मान लो अगर मुझे t का पीडीएफ निकालना, कैसे निकलेगा बताओ? सर ये तो पीएम डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ वो तो है, लेकिन अगर मुझे प्रूफ करना है, इसका पीडीएफ निकालना है t का, तो कैसे निकालेंगे? मतलब नहीं पता मुझे पीडीएफ, तो कैसे निकलेगा? तो वही तरीका है, जेड यू पता है, जेड एक्स पता है, तो जेड और एक्स का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ से। कैसे आएगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ से मुझे इसका ज्वाइंट पीडीएफ मिल जाएगा। अब मुझे टी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ, है ना, मतलब जैकोबियन मेथड से आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे एक्स अपॉन रूट एन ले लिया, अब चाहो तो एक नया रैंडम वेरिएबल वी ले लो, यू ले लो कुछ, है ना। तो यू को कुछ क्या मान लो जेड ले लो या एक्स ले लो अभी के लिए, तो उस तरह कुछ रिलेट करना है। प्रूफ तो मैं लिखूंगा नहीं, मान लो अभी जेड ले लिया, तो हम क्या करेंगे, टी और वी का पीडीएफ निकालेंगे जैकोबियन मेथड से, ठीक है ना, जेड एक्स करके। अब अगर ये आ गया, फिर यहां से क्या हम टी का पीडीएफ निकाल सकते हैं? सो फिर हम यहां से टी का पीडीएफ निकालेंगे। सो ये डिराइव करना नहीं है सिलेबस में, प्रूफ रूफ के पीछे नहीं जाऊंगा ना। सो ये आप कर सकते हैं अगर चाहे तो, इस तरह से इसका प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ हालांकि शायद यहाँ दे भी रखा है, मैं देखता हूँ, है ना। अच्छा, प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, रोहित के वाले में ऐसा लिख रखा है, बट प्रूफ किया जा सकता है इस तरीके से। सो ये हो जाएगा डी वी। अब देखना है वी का रेंज क्या है, तो इससे आ जाएगा पीडीएफ टी का, ठीक है। तो मेनली यही है, तो क्वेश्चन है टी का पीडीएफ क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो प्रूफ का एक आइडिया है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज पीडीएफ ऑफ टी। तो यहां से जो टी देखो, जेड इज नॉर्मल 0 1, एक्स इज काई स्क्वायर एन, सो जेड अपॉन रूट एक्स बाई एन, इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस रैंडम वेरिएबल का जो भी पीडीएफ आएगा उसका नाम रखा गया स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, है ना, so this has t distribution with n degree of freedom। बाकी पीडीएफ कैसे आएगा, तो इस तरीके से कुछ मान लो, फिर जैकोबियन से ज्वाइंट निकालो, ज्वाइंट से मार्जिन आ जाएगा। तो प्रूफ आपको मिल जाएगा किसी दूसरे बुक में, बट प्रूफ की इतनी जरूरत यहाँ पे तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो हमें समझना है कि थ्योरम है, ऐसे एग्जाम में जेड दे रखा होगा, एक्स दे रखा होगा, उसके बेस पे आप निकाल सकते हो। तो हम ऐसा लिखते हैं, सो दैट इज ये जो टी है जिसका नाम हमने जेड अपॉन रूट अंडर एक्स बाई एन रखा है, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन टी विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऐसा लिखेंगे कि ये जो टी नया एक रैंडम वेरिएबल आया, दिस विल हैव टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आया कैसे ये, तो ये नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल और काई स्क्वायर के हेल्प से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये एक नया रैंडम वेरिएबल आपके पास है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। अब क्वेश्चन इसका पीडीएफ क्या आएगा, तो इसका पीडीएफ मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, है ना। तो ये टीएन का पीडीएफ यहाँ से डिराइव करेंगे तो क्या आएगा, सो वो लिख देता हूँ, देखो। सो यहाँ हम लिख रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हम बात कर रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो लेट अ रैंडम वेरिएबल टी हैज, so a random variable t has t distribution with n degree of freedom, ये df लिख देता हूँ शॉर्ट में, df मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम if and only if pdf of t is, so इस t का pdf क्या होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन याद रखना पड़ेगा, कई बार जरूरत पड़ जाती है। सो ये आपका आएगा, बीटा के टर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। सो ये है गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा n/2 गामा 1/2।
तो ये बीटा में लिख सकते हैं ना, 1/बीटा करके लिख सकते थे इसको हम, तो इस तरह से ये भी लिखता है। और यहाँ आएगा 1/n, और ये मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा। सो ये है 1+t²/n, इस पूरे की पावर है n+1/2। ठीक है, ये डिराइव होगा। तो मतलब यहाँ से अगर मैं पीडीएफ निकालूं इस टी का ना, इस प्रोसेस से अगर मैं टी का पीडीएफ निकालूं तो यही पीडीएफ निकल के आएगी जो हमने यहाँ लिखा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ। सो ये पीडीएफ बनेगा आपका। सर एन होगा कि रूट के अंदर एन होगा? रुको रुको, हाँ रूट एन के अंदर होगा, अभी मैं लिख देता ये हूँ। वाला जो यहाँ रूट एन और यहाँ टी बिलोंग्स टू आर, यही ना। सो काई स्क्वायर का सपोर्ट पॉजिटिव था, या तुम देखोगे ऐसा लिखते हैं बुक में ना, जनरली लोग क्या लिखते हैं, गामा n+1/2 अपॉन गामा n/2। ये गामा रूट हाफ कितना होता है, रूट पाई, तो ये एक साथ लिख सकते हो इसको रूट एन पाई, यही लिखा रहता है ना, रूट एन पाई। और इसको ऐसा लिख देते हैं 1+t²/n, चेक कर लो, 1+t²/n, इसकी पावर माइनस में n+1/2, जहां t कोई भी रियल नंबर होगा। सो दिस इज द एक्चुअली पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है भाई, तो ये पीडीएफ कैसे आया, तो ये पीडीएफ आया इस ट्रांसफॉर्मेशन से, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू वेरिएबल, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाला पीडीएफ आया। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल टी हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ एंड ओनली दिस इज द पीडीएफ। अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि n को 1 रख दो, यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा आपका, क्या मिलेगा n को 1 रखने पे, सब लोग n को 1 पुट करो, है ना, स्टैंडर्ड कॉची मिलेगा, है ना। तो आप n को सब लोग 1 रख दो, और देखो स्टैंडर्ड कॉची का पीडीएफ आ रहा है, you put n is equal to 1, स्टैंडर्ड कॉची, है ना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉची आएगा, तो ये कई बार एग्जाम में ना पूछ लेता है। तो एक तो थ्योरम यहाँ से ये समझ आया कि ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड कॉची, है ना। तो इसका पीडीएफ जो आएगा, मतलब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ, सो टी हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका पीडीएफ आएगा, आप n को 1 रखोगे तो आपको ये मिला होगा 1/पाई कितना इंटू 1+t², है ना, और t इज रियल नंबर। ठीक है ना, तो देखो नॉर्मल, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका सपोर्ट रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर। काई स्क्वायर का सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, बिकॉज गामा का सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है। एंड जो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सपोर्ट रियल नंबर है। ठीक है, आगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसका फिर सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि वो काई स्क्वायर से, काई स्क्वायर का रेशियो होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा ना, काई स्क्वायर का रेशियो आएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हो गया कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसीलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीन एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगा, 0 होगा है ना। -1 से 1 के बीच में करेगा। तो इसका जो थ्योरम है कि अगर जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि, अच्छा अगेन, जो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल 0, 1 एज n टेंस टू इंफिनिटी, या फॉर लार्ज n, फॉर लार्ज n। तो जैसे काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, नॉर्मल n, 2n, क्योंकि उसका मीन ऐसा है। टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा जब लार्ज n होगा, ऐसा क्यों, तो इसका मैं आगे यहाँ पे पहले इसका और लिख देता हूँ, अच्छा इसको आगे रिजल्ट लिखता हूँ ना। सो ये तो बेसिक 2 प्रॉपर्टी बताए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैंडर्ड कॉची के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, मतलब पीडीएफ सेम आएगा। दूसरा आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये नॉर्मल 0, 1 में अप्रोक्सीमेट हो जाएगा जब n लार्ज है तब। अभी बाकी इसका मैं आगे, है ना, बाकी इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये तो इसका मीन जनरली 0 आएगा, है ना। कब 0 आएगा,
जब n डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हालांकि नॉर्मल 0 1 जैसा नहीं दिखेगा, इसका पीक थोड़ा ज़्यादा होता है। दिस हैज़, ये इस टाइप का होगा, तो इसका पीक थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है ना। सो जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये ऐसा होगा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर और बढ़ाओगे तो उससे मैं एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज द पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ मान लो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसा समझो, उस तरह से। तो ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कट नहीं करेगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। रफली तुम कोई बुक खोल के देख लेना, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा इजीली, ठीक है ना। कि या ऑनलाइन तुम अब इसका पीडीएफ देख सकते हो ना। ग्राफ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो वैसे मतलब इसका पीक थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे स्टैंडर्ड एन बहुत लार्ज होगा तो नॉर्मल जनरली इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो वैसा बन जाएगा। तो जब लार्ज होगा तो उसके हिसाब से वैसा हो जाएगा। बाकी यहाँ भी वैसे ही नोटेशन है, जैसे तुम अगर नोटेशन में लिख रहा था, सिमिलर नोटेशन यूज होगा। जैसे अगर कोई मैं लिखता हूँ, जैसे इस तरह की चीज़ें यूज होंगी, लेट से ऐसा है, तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन टी एन कॉमा अल्फा, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने जेड अल्फा डिफाइन किया, काई स्क्वायर एन अल्फा डिफाइन किया, वैसे ही है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं, देखो मैथमेटिकल इसका कोई ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेंस कहीं ना कहीं है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल टू बी एस्टिमेटेड। अगर ये डेफिनेशन आप देखोगे बुक में तो ऐसा लिखा रहता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या डेफिनेशन है, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप का समझ लो। जैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं ना वहाँ पे, कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल टू बी एस्टिमेटेड, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे मेनली उसका बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते हम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये, बस वो है कि हमें यहाँ n एज अ पैरामीटर आप कंसिडर कर सकते हो कि काई स्क्वायर n है तो n वैरी कर सकता है 1 2 3 4 5 या t n है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन या देखोगे स्टैटिस्टिक्स में, तो वो डेटा के टर्म में डिफाइन होता है कि कितने फ्री वेरिएबल है या कितने डायमेंशन फ्री है या इंडिपेंडेंट है, उसके टर्म्स में डिफाइन होता है ना। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप डेफिनेशन देखोगे, जनरली डेफिनेशन मिलता नहीं है, बुक्स में लिखते भी नहीं है, तो ना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन कहीं मिलेगा आपको, वो ये मिलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच आर वैल्यूज दैट हैव फ्रीडम टू वैरी इन द डेटा सैंपल। तो ये डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअली। नहीं, वैसे तो डिफरेंट है, जैसे वहां पे हम लोग वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे पैरामीटर की बात करेंगे, कितने फ्री पैरामीटर्स हैं दैट टू बी एस्टिमेटेड, उस तरह से डिफाइन होता है। वहां पे वेक्टर स्पेस बनाते हैं ऑल दैट, बट वैसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसका हमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर फ्री टू वेरी आफ्टर सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैज बीन कैलकुलेटेड, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये समहाट वैसे ही रिलेटेड तो वैसे ही है, लेकिन वहां पे वेक्टर स्पेस के टर्म में डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे वैसे ही अगर आप मैथमेटिकली इसी चीज को वैसे लिखोगे तो वैसे ही बन जाएगा जैसे लिनियर अलजेब्रा में हो जाता है। अगर प्रूफ टाइप की चीजें देखेंगे कैसे आया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो उसका प्रूफ वैसे ही मिलेगा आपको। बट यहाँ प्रूफ उतना हम करते हैं, तो बस वही डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, ये ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ यूजिंग सैंपल डेटा। है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्टडी दैट हैव फ्रीडम टू वैरी, ये डेफिनेशन है। सर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यूज होता है, जैसे हाँ CRD RVD।
इनोवा में है ना, इनोवा में, तो इनोवा इस हमारे पार्ट का सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनोवा जनरली आता है आगे जाके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इन सब टॉपिक में आता है ना। सीयूटी में है सर, नहीं हाँ सर? सीयूईटी में है, इनोवा आएगा वहाँ पे। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ बस याद रखना होता है कि इस मॉडल में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस मॉडल में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या रोज का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कॉलम, वो बस याद रखना होता है। बट वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है उसी चीज से। है सीयूटी में है। ठीक है ना। तो टी एन अल्फा यही चीज है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है और इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 माइनस अल्फा है। सो टी एन अल्फा इज 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल इन टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम से आया, इसीलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना। सो है ना, जैसे हमारे क्या था, स्टैंडर्ड नॉर्मल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर एन बाई एन। तो इसीलिए वो काई स्क्वायर विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम से आया, इसलिए यहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बाकी वैसे ही है। सो या ऐसा बोलूँ दूसरी तरह से कि टी एन अल्फा इज अ रियल नंबर, is a real number such that probability t less than equal to 2 t n comma alpha is 1 minus alpha, या उल्टा लिखेंगे आप t more than t n alpha is alpha। ठीक है, और जहाँ t हम क्या ले रहे हैं, जहाँ पे t का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, where t we are considering t has distribution with n degree of freedom। ठीक है, और ये जैसे स्मॉल t मान लो, और ये पीडीएफ ऑफ t एट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का पीडीएफ है। ठीक है, सो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लो एक टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये हो गया। व्हाट इज द मीन वेरिएंस, इसका मीन कितना आता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या आएगा, ई एक्स कितना आएगा सर मीन 0 हो जाएगा नहीं सर? किसके लिए, इसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर, मतलब नहीं नहीं, पीडीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए उसके लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वन से होगा ज्यादा सर, ना, से 0 वन पे होगा। तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 से ज्यादा होगा तो। है ना, 2 से मोर देन इक्वल टू, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 1 हो जाएगा तो आपका ये तो स्टैंडर्ड कॉची हो जाएगा। और हमने पहले ही देख रखा है स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ईएक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता ना स्टैंडर्ड कॉची में, तो स्टैंडर्ड कॉची में तो मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं आगे क्या होगा, कि जैसे एक्सपेक्टेशन है, थ्योरम में लिख देता हूं थ्योरम के तौर पे, कि लेट टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज, टी रैंडम वेरिएबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां एन स्ट्रिक्टली मोर देन 1 है, और एन यहाँ कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर है ना, एन इज अ नेचुरल नंबर जो कि मोर देन 1 है, तो 2 3 4 5 हो सकता है। तो इसमें ई एक्स की जो वैल्यू आएगी, सो वैल्यू ऑफ ई एक्स इज एक्चुअली, सर ऑड नंबर के लिए 0 हो जाएगा, सबके लिए 0 हो जाएगा। देखो सबके लिए 0। ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स की बात करो, हाँ ई एक्स क्या होगा, ई एक्स तो 0 ही होगा ना। इनफैक्ट पहला पॉइंट ये है, दूसरा है ई ऑफ एक्स की पावर आर इज 0 फॉर ऑल आर इज ऑड, एंड आर इज लेस देन एन, एन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही ना। और इवन के लिए क्या आएगा, जैसे इसमें अगर बात करें ई एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बताओ ई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ n मोर देन 2 करना पड़ेगा नहीं, तभी तो एग्जिस्ट करेगा, वरना हमने कहा है सो वी हैव टू मेक डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 2, तो उस केस में क्या होगा, तो ई एक्स स्क्वायर अगर डिफाइन करोगे तो व्हाट इज ई एक्स स्क्वायर,
n upon n minus 2. सो n अपॉन n माइनस 2, और मान लीजिए n की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी मोर देन, ये डिफाइन किसके लिए है, n मोर देन 2 के लिए, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, n इक्वल 2 के लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। वेरिएंस भी यही हो जाएगा ना सर। हाँ तो इसीलिए वेरिएंस, क्योंकि मीन तो 0 है तो इसलिए वेरिएंस भी यही आ जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ x, अच्छा यहाँ t लिख रहे थे ना हम, तो x के बजाय t कर देता हूँ। सो t लिख रहे हैं तो t ही कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ t की पावर r, एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ t, सो ये भी यही रहेगा n अपॉन n माइनस 2, और ये तब एग्जिस्ट करेगी जब n की वैल्यू स्ट्रिक्टली मोर देन 2 होगी। तो n की वैल्यू 1 या 2 के लिए वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। मीन विल बी 0 बट वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैं पर्टिकुलर केसेस में लिखा दूँ आपको, कि लेट से रिमार्क में लिखा देता हूँ कि मान लो t का डिस्ट्रीब्यूशन है t विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका मीन क्या होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा। t डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये तो स्टैंडर्ड कॉची हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉची में मीन डज नॉट एग्जिस्ट, वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट, यही होता है ना। दूसरा पॉइंट अगर लिखे तो t इज t डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या आएगा, 0, 0 और वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और आगे जैसे मान लो अभी के लिए t डिस्ट्रीब्यूशन विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना आएगा और वेरिएंस ऑफ t कितना आएगा। तो ये मीन तो 0 आएगा 0 हमेशा, और वेरिएंस यहाँ रख दो 3 अपॉन 3 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आएगा, ये हो गया। तो इस तरह से आगे एग्जिस्ट करेगा। तो मेनली क्या है, या अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखाऊं इसको, ठीक है ना, तो बताया टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये 0 है अगर r लेस देन n है। इवन के लिए भी फॉर्मूला है एक्चुअली। सो आगे इन्होंने और फॉर्मूले डिफाइन कर रखे हैं, जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला जो डिफाइन कर रखा है फोर्थ वाला, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, जब r इवन है और लेस देन n है तो क्या होगा। सो फॉर द इवन r लेस देन n, तो इसका जो फॉर्मूला लिख रखा है n की पावर आएगा r/2 गामा r+1/2 गामा n माइनस r/2, ये आएगा n माइनस r/2 होल अपॉन, ये गामा 1/2 तो √π हो जाता है तो वैसा लिख सकते हैं। तो इसने लिख रखा है गामा 1/2 एन गामा n/2, गामा 1/2 को √π लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आ जाएगा। ये कब है, दिस इज फॉर, तो ये जो डिफाइंड है, सो दिस इज फॉर r लेस देन n एंड r इज इवन। सो r इवन होने चाहिए। ऑड के लिए तो 0 था ना, ऑड के लिए 0 था, r इज ऑड एंड r लेस देन n, तो उसके लिए 0 था, t की पावर r, तो ये x की जगह t लिख लो यहाँ भी। सो t की पावर r, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो टी में बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं है। टी में सिंपल क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन आया कैसे, तो कुछ उसका स्टोरी ये था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए z नॉर्मल 0 1 x काई स्क्वायर n है, तो हमने टी बनाया z अपॉन रूट दिस, तो इससे टी का जो पीडीएफ निकल के आएगा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, तो उसका नाम टी डिस्ट्रीब्यूशन है। पीडीएफ ये बन के आता है गामा n+1/2 गामा n/2 √n/, 1+t²/2 दिस। फिर ये मीन है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां n मोर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 के लिए तो आपको पता है ये कॉची हो जाएगा इसीलिए। तो एक्सपेक्टेशन t 0 रहेगा, ठीक है। कब, ये तब है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है। और बाकी t की पावर r rth मोमेंट
0 होगा अगर r ऑड है और r लेस देन n होना चाहिए, बाकी r अगर मोर देन n हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर n अपॉन n माइनस टू जब n मोर देन 2 होगा, वेरिएंस ऑफ t n अपॉन n माइनस टू जब n मोर देन 2 होगा, और ये rth मोमेंट है जब r इवन है लेस देन n है, r इज इवन एंड लेस देन n, r इज ऑड लेस देन n, इसके लिए फॉर्मूला था rth रॉ मोमेंट है ना, ये rth मोमेंट है, दैट इज rth रॉ मोमेंट। बाकी यहाँ पे सिंपल, ये तो पीडीएफ कैसा दिखेगा वो था, ये नोटेशन टी एन अल्फा का क्या मतलब होता है, दिस इज द रियल नंबर एंड ये छोटा रिजल्ट था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैंडर्ड कॉची होता है, और ये टी जब एन लार्ज होगा तो नॉर्मल 0 1, जैसे काई स्क्वायर भी नॉर्मल बन गया था वैसे ही ये भी हो जाएगा। अब एक और थ्योरम आगे आता है कि लेट मान लो x हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ m डिग्री ऑफ फ्रीडम and y has distribution chi square with n degree of freedom and they are independent random variable, they are independent random variables, ठीक है। तो एक x है chi square m डिग्री ऑफ फ्रीडम, y है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi square n डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो एक नया रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं f, है ना, देन वी डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल f, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं, x अपॉन m अपॉन में y अपॉन n, यही होता है एफ x, एम एन होगा, है ना। एम डिग्री एफ एम कॉमा एन। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, तो अब आ गया होगा, बैटरी डाउन हो जाता है। तो सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन बना कैसे, ठीक है ना। तो एफ बनने के लिए क्या, एक्स इज अ काई स्क्वायर विथ m डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई काई स्क्वायर n है, तो एक रेशियो लिया x अपॉन m y अपॉन n। सो इसका जो भी पीडीएफ आएगा फिर से कैसे डिराइव होगा, तो वही प्रोसीजर है जो पहले हमने लिखा है ना। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ निकालना होगा कैसे निकालोगे, तो सेम प्रोसीजर होगा कि तुम f तुमने ये लिया, कुछ और नया रैंडम वेरिएबल ले लो, जैसे f यहाँ पे है x अपॉन m y अपॉन n। अब कुछ सुटेबल तुम कोई v मान लो, कुछ सुटेबल रैंडम वेरिएबल, डिपेंड करेगा क्या सुटेबल लेना चाहोगे, है ना, उसके टर्म में मान लो x या समथिंग। देन यू हैव टू फाइंड ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ f एंड v। इस तरीके से ये एक अप्रोच बता रहा हूँ कि इस अप्रोच से मान लो x कॉमा कुछ ऐसा ले लो, या स्मॉल f एंड स्मॉल v ले लिया, इससे ज्वाइंट आ जाएगा जैकोबियन से, और बाकी वो तो एक्स वाई पता ही होगा f ऑफ एक्स वाई के हेल्प से, फिर यहाँ से निकालो पीडीएफ ऑफ f इन टर्म्स ऑफ स्मॉल f, तो ये आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो प्रूफ तुम्हें देखना पड़ेगा किसी बुक में, बाकी है ना कैसे निकलता है उस तरह से ट्राई कर सकते हो, बट इतना आसान नहीं होगा ये। सो बट मैं प्रूफ करूंगा नहीं, बस बता देता हूँ क्या है। सो एक्स इज काई स्क्वायर एम, वाई इज काई स्क्वायर एन, देन जो f का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सो दिस रैंडम वेरिएबल हैज f डिस्ट्रीब्यूशन विथ, अब देखो यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक तो काई स्क्वायर एम और काई स्क्वायर एन, तो इसको डिफाइन किया गया, इसका जो पीडीएफ आएगा उसको डिफाइन किया गया है एज f डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम m एंड n। तो यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स m एंड n, ठीक है ना, m एंड n करस्पॉन्डिंग टू x एंड y। तो जैसे आप यहाँ पहले x लिखते हो फिर y लिख रहे हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम m n है, इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन n अपॉन x अपॉन m, तो यहाँ आ जाएगा m n m हो जाएगा, m n हो जाएगा, n n m हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें
इस थ्योरम से क्या पता चल रहा है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ। तो इसने रेशियो लिया, इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बनाए गए हैं, लेकिन ये जस्ट एफ टी और काई स्क्वायर ये स्टैंडर्ड है, बाकी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए तुम देखोगे रिसर्च में, बट ये अब हमारे लिए यूजफुल है जो कि सिलेबस में है, तो इसको यूज, वरना तुम सोचो कि ऐसे ही क्यों किया, कुछ और भी कर सकते, कुछ और करेंगे कुछ और आएगा। इस तरह से नया नया नाम दिया गया, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो कि आपके सिलेबस में है, यही आपको स्टडी करना है। ठीक है ना। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। बाकी तुमने पीडीएफ क्या होगा, क्वेश्चन ये है, तो ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पीडीएफ क्या है। सो अ रैंडम वेरिएबल, मान लो एफ ही लिख देता हूं, हैज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn degree of freedom if and only if PDF of f is। तो कैसे, या कुछ और नाम दे सकते हैं इसको f की जगह, है ना, यू कैन नेम समथिंग एल्स। इसमें क्या दिया है, तो क्या होगा, कैसे लिखोगे, PDF ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरिएबल में अभी x में ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, वेरिएबल x में या y में या z में कुछ भी लिख लो। तो मैंने भी एक्स वाई का स्क्वायर के लिए यूज़ किया, टी टी के लिए यूज़ किया, कुछ नया यूज़ कर लो, जेड यू वी डब्ल्यू, अभी के लिए मान लो मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ इसको लेट से। तो और रैंडम वेरिएबल डब्ल्यू हैज़, तो यहाँ पे एफ के जाए ना डब्ल्यू लिख देते हैं, तो तुम एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू एक्स में लिख देता हूँ, या डब्ल्यू में लिखना है डब्ल्यू में लिख लो। तो स्मॉल डब्ल्यू में लिखना हो तो डब्ल्यू में लिख लो। अभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्या आएगा, सो यहाँ पे जो पीडीएफ बन के आता है ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कई बार जरूरत पड़ सकती है, तो बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। गामा एम प्लस एन बाई टू अपॉन में आएगा गामा एम बाई टू, गामा एन बाई टू को बीटा में भी लिख सकते हो तुम, गामा एम बाई टू गामा एन बाई टू, है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा बीटा एम बाई टू एन बाई टू, वैसा बन जाएगा। एंड फिर आगे है m बाई एन इंटू एम बाई एन डब्ल्यू, और इसकी पावर है m बाई टू माइनस वन, और आगे है 1 प्लस m बाई एन डब्ल्यू, या x लिखना चाहो x लिख लेते w की जगह, तो इसकी पावर आएगी माइनस में m प्लस एन अपॉन टू, ठीक है। तो ये पीडीएफ है इसका। सपोर्ट क्या होगा इसका, सो इसका चूंकि काई स्क्वायर जो था हमारे पास, देखो ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये पॉजिटिव सपोर्ट होता है इसका, इसका भी सपोर्ट पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव एटलीस्ट, और mn तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, एक्चुअली ऑब्वियसली नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका सपोर्ट क्या है आपका, सपोर्ट इज पॉजिटिव या मोर देन इक्वल टू जीरो लगा सकते हो। सो ये जो w है दैट इज मोर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, या स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गामा एम प्लस एन बाई टू अपॉन गामा एम बाई टू, गामा एन बाई टू एम बाई एन डब्ल्यू, इसकी पावर, है ना, ये डब्ल्यू यहाँ वेरिएबल ले रखा है मैंने, एम बाई टू माइनस वन, 1 प्लस एम बाई एन डब्ल्यू, इसकी पावर है माइनस एम प्लस एन बाई टू, जहाँ डब्ल्यू मोर देन इक्वल टू जीरो होगा। चेक कर लो भाई तुम लोग, तुम्हारे बुक में ये लिखा है ना। अब अगर एक तो थ्योरम तुम सिंपली यहाँ समझ पा रहे हो, सो एक तो रिजल्ट ये हो गया कि अगर मान लो कोई रैंडम वेरिएबल w ही है, जैसे w लिख रहा हूँ, w ही कंटिन्यू करता हूँ, w हैज डिस्ट्रीब्यूशन f विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा लिखेंगे, है ना, सो विल राइट इट, हम इसको ऐसा लिखेंगे, वी राइट एज w का डिस्ट्रीब्यूशन f विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो थ्योरम क्या कहता है, एक तो थ्योरम ये है कि अगर w का डिस्ट्रीब्यूशन है f विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम mn n, इफ एंड ओनली इफ, तो 1 बाई w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एफ एन कॉमा एन, क्योंकि वो जस्ट रेसिप्रोकल ही हो जा रहा है, आप देखें यहाँ से ना, सो जस्ट ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 बाई एफ कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो इसका मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दैट इज कि जो f रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है
mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे m पहले n बाद में, और जब रेसिप्रोकल कर दोगे y पहले, एक y न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में, तो y करस्पॉन्डिंग n था तो nm हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा f n कॉमा m, ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं आपसे अगर पूछूं इसी में m को 1 रख दो, क्या होगा? ध्यान से m को 1 पुट करो और देखो क्या होता है। यू पुट m इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो उसके लिए आपको डिराइव करना पड़ेगा पहले। तो इस तरह को इस समय एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे अभी मैंने लिखा था, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे थ्योरम या जस्ट रिजल्ट, मान लो अभी के लिए कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कॉची, मैंने क्या नोटेशन लिखूं, एबीसी कुछ भी लिख लो ना। मान लो यू रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड कॉची दिस, तो पीडीएफ ऑफ यू क्या आता है? 1/पाई 1 प्लस यू स्क्वायर, और यू कोई भी रियल नंबर है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, v इज यू स्क्वायर, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ v? ये कितना आएगा को बताओ क्विकली ट्रांसफॉर्म करके। सर पीडीएफ, इसका डिग्री m के जगह पर 1 हो जाएगा, बाकी तो n ही होगा। हाँ वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ v? गामा 1,1/2। गामा 1,1/2 नहीं, मैं यहाँ से डिराइव किया, तुमने क्या आएगा? एक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/पाई इंटू 1 प्लस वी, और वो क्या बनेगा? जैकोबियन क्या आएगा? क्योंकि ये तो मोनोटोनिक नहीं तो था, बीटा लेकिन आएगा, बीटा। जस्ट 2 टाइम हो जाएगा ना ये तो, आई थिंक 2 टाइम होगा। बीटा 1,1/2। एक मिनट रुको, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये तो 2 पार्ट में डिराइव होगा, तो एफ सर बी 1/2 v 1/2 1/2√3 v 1/√v, 2 कैंसिल हो गया है सर ना, यही आ रहा सबका। हाँ सर कैंसिल हो गया। और v इज यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव ले सकते हो, यही हो जाएगा यहाँ पे। ये तुम चेक कर सकते हो, 2 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, एफ यू ऑफ u इंटू डी यू बाई डी वी, यही करते हैं ना हम लोग, प्लस एफ यू ऑफ u डी यू बाई डी वी, 2 पार्ट में। तो यहाँ पे u2 कर दो, u1 क्यों ऐसा होगा? यहाँ से u निकालेंगे प्लस माइनस रूट वी होगा, तो कहने का मतलब u1 जो लिख रहे हैं वो प्लस रूट वी लिख दो, और u2 जो लिख रहे हैं वो माइनस रूट वी लिख दो। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, और तो यही आएगा, सही बता रहे, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये प्रूफ यहाँ से आ जाएगा जो हमने क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि देखो होगा क्या, इस वाले में तुम mn दोनों को 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? चेक करो, mn दोनों को 1 रखोगे तो क्या ये वाला पीडीएफ बन के आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, विल इट बी द सेम पीडीएफ? mn दोनों को 1 रख दो, यू पुट m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो क्या ये वाला पीडीएफ बन के आएगी जो अभी हमने स्टैंडर्ड कॉची के स्क्वायर का पीडीएफ निकाला है? क्या वो सेम होगा या नहीं होगा? इसमें m को 1 n को 1 रखो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, और आना क्या चाहिए? दिस पीडीएफ, जस्ट v के जगह वहां w आ जाएगा, क्योंकि मैंने v लिया, वहां w आ जाएगा। चेक करो, यस सर, उतना ही आ रहा है। यही आ रहा ना। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? मैं प्रूफ भी साथ में लिखा, मतलब इनडायरेक्टली प्रूफ लिख रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर u स्टैंडर्ड कॉची है तो u स्क्वायर का ये पीडीएफ है, और ये वही पीडीएफ आएगा जब मैं f डिस्ट्रीब्यूशन में mn को 1 रख दूं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि लेट मान लो जैसे हम लिख रहे हैं ना कि मान लो u लिखा था, तो u हैज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन 0 1, एंड जैसे w रैंडम वेरिएबल ले लिया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है f1 1, देन
ये जो u स्क्वायर एंड w आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बोल रहे हैं कि u स्क्वायर और w आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या अगर डायरेक्टली शॉर्ट में लिखे तो कहने का मतलब है, अच्छा ये कॉची 01 किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था? अभी थोड़ी देर पहले ये भी लिखा था ना हमने, T1 के। अभी हमने ये भी लिखा था कि जैसे u अगर मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड कॉची है, तो हमने ये देखा था कि u हैज डिस्ट्रीब्यूशन T1 ऑल्सो, यही देखा था कि u और T1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहने का मतलब ये होगा यहाँ से कि ये जो u स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है दैट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद T1 स्क्वायर एंड दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ F11। u क्या था? स्टैंडर्ड कॉची। तो यहाँ मैं लिख दूं कॉची 01 दैट इज कॉची 01 का जो स्क्वायर है, और कॉची 01 इज सेम एज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कॉची 01 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर और F11 दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यही सब क्या होता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन बन के आते हैं कि लिखा रहेगा T1 F11 के इक्वल है। क्या ऐसा होगा? चेक कर लो। देखो भाई सोहम, तुम जो कह रहे थे वही आया ये? क्या ये बीटा है? इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वही आएगा। हाँ सर वही कह रहा था। सेम ही है ना, इसको ऊपर ले जाओ। लेकिन बीटा कौन से काइंड? फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड? सेकंड काइंड ना। अच्छा, बीटा सेकंड काइंड आपका आ जाएगा, यहाँ से तुम ऊपर सिंप्लीफाई किए तो v की पावर 1/2 माइनस 1, यही ना? मतलब 1 अभी तो है -1/2, तो -1/2 को लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1, यही ना? तो इसका मतलब बीटा सेकंड काइंड भी है, तो ये भी लिख सकते हो तुम। सो दे आर 1/2, 1/2। तो ये जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड 1/2, 1। यहाँ से अगर तुम चेक करो ना, बीटा सेकंड काइंड का क्या पीडीएफ था, ये ऊपर ले आए तो v की पावर -1/2 को लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1। यही था v की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 प्लस v की पावर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ 1 है, तो बीटा कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2। हाँ वही पूछ रहा हूँ, चेक करो, क्योंकि ये दोनों 1 हाफ आएंगे। तो हाफ ऑफ 1 हो गया ना, तो 1/2, 1/2 ये चेक करो ठीक से। तो यहाँ से आएगा सम, डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, तो 1 है, और वहाँ अल्फा तुम्हारा अल्फा 1/2 है, तो ये आएगा ना। ओके, तो हाफ को वही दिखा था पहले ना, ठीक है ना, 1/2, ठीक है भाई, देख लो बाकी लोग। सो इज इट सेम? 1/2 आएगा ना, ठीक है। हाफ ना, हाफ तो पहले ही था, हाफ क्योंकि यहाँ पे है अल्फा प्लस 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 1 हेयर, तो अल्फा तो 1/2 है, तो बीटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया बीटा सेकेंड काइंड 1/2, 1/2। और कुछ हो सकता है? देखो, सो इसका मतलब ये हो गया F11 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकेंड काइंड 1/2, 1/2, ये भी है। ओके, एक तो ये रेसिप्रोकल वाला आया, और दूसरा तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, तो कि F डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकेंड काइंड 1/2, 1/2। एक बार चेक कर लो कि बीटा सेकेंड काइंड में तुम 1/2, 1/2 रखोगे, यही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि इसमें मीन और वेरिएंस कितना आएगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन। तो इसमें ये है कि थ्योरम, जैसे थ्योरम ले लेते हैं, चलो मान लो ऐसा है कि W हैज डिस्ट्रीब्यूशन F विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ W, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ W। ये क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ W क्या आएगा? सर N2/N2। तो mn लिखा ना मैंने, तो mn के टर्म में बताओ, n/n-2
जहां n को मोर देन 2 होना पड़ेगा, है ना। और ये देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या था, यही वेरिएंस था, इस वेरिएंस का फॉर्मूला ये था, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है भाई, देख लो। सर एक बार बैक स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, हाँ बैक स्लाइड में ये क्या, ये तो लिख दिया था इधर। हाँ सर ये बस हो गया। तो अभी लिख रहे हैं हम लोग कि मीन कितना, वेरिएंस कितना आएगा। सो वेरिएंस का थोड़ा सा इस तरह फॉर्मूला है, n स्क्वायर इंटू मतलब 2n स्क्वायर अपॉन m प्लस n माइनस 2, 2 टाइम n स्क्वायर m प्लस n माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा आपके पास m इंटू n माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू n माइनस 4। चेक कर लो, एंड अगेन दिस विल एग्जिस्ट व्हेन n इज मोर देन 4, है ना। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम n की जगह 3 आया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं लिखूं कि पर्टिकुलर केसेस अगर लिखे हम, रिमार्क में मान लो अभी के लिए मैं ऐसा लिखूं, W का डिस्ट्रीब्यूशन है F11, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ W, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि n मोर देन 2 होना चाहिए था, तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएंस ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दूसरा केस ले लूं कि W हैज डिस्ट्रीब्यूशन F1,2, तो अभी क्या होगा, स्टिल एक्सपेक्टेशन ऑफ W डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करो, वेरिएंस ऑफ W स्टिल डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा केस में अगर W का डिस्ट्रीब्यूशन F22 भी हो गया, तब भी क्या होगा, एक्सपेक्टेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो फोर्थ में कि W का डिस्ट्रीब्यूशन है F2,3, तो इस केस में एक्सपेक्टेशन आएगी 3/3 माइनस 2 मतलब 3 एंड वेरिएंस स्टिल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल लोगे F32 हो जाएगा, तो उस केस में फिर मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हालांकि इन जनरल ये फॉर्मूला लिख रखा है इसने, सो दे हैव रिटन इन जनरल दैट कि जो rth मोमेंट है एक्सपेक्टेशन x की पावर r, जो rth मोमेंट होगा दैट विल बी Fmn के लिए, सो rth मोमेंट इज n/m रेज टू पावर r, तो n/m रेज टू पावर r, फिर गामा r प्लस m/2, r प्लस m/2 गामा n/2 माइनस r अपॉन जो आएगा गामा m/2 गामा n/2, और यहाँ पे r क्या होगा, सो ये एग्जिस्ट करेगा फॉर r मस्ट बी मोर देन 2 टाइम, अच्छा यहाँ जो है, हाँ मतलब वही r मस्ट बी लेस देन n/2, r मस्ट बी लेस देन n/2। जैसे अभी हमने ex कब एग्जिस्ट किया था, है ना, ये फर्स्ट मोमेंट था, सो r मस्ट बी लेस देन n/2। ओके, सो ये तो हो गया मोमेंट्स का फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड मीन वेरिएंस, है ना। सर इसका वेरिएंस, MGF होता हाँ है या नहीं? जी, MGF अच्छा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इसका बहुत कॉम्प्लिकेट से लिखते नहीं है, लिख सकते हैं, क्या आएगा इसका बताओ, MGF डिराइव करना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट डिराइव नहीं है, मतलब ये कोई क्लोज फॉर्म में बहुत नहीं आएगा, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, इसलिए लिखते नहीं है। जनरली हम MGF उस डिस्ट्रीब्यूशन का लिखते हैं जो बहुत क्लोज फॉर्म में और इजी फॉर्म में आ जाता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है या
क्लोज फॉर्म नहीं आ रहा उसको हम याद नहीं रखते. सो दैट विल डिपेंड्स ऑन कोई पर्टिकुलर अगर mn दे दिया मुझे तो हम लिख सकते हैं, फिर उसके हिसाब से mgf निकाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल कोई क्लोज फॉर्म नहीं आएगा इसीलिए. ठीक है. एक और थ्योरम इसका आएगा. तो ये तो थोड़े रिजल्ट्स हो गए कि हाउ दे आर रिलेटेड. एक थ्योरम और है कि लेट W हैज डिस्ट्रीब्यूशन F विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम Mn, देन अब मान लो यहाँ पे एक नया रैंडम वेरिएबल मैं अभी लिख दूं, कुछ नया ले लेता हूँ. लेट से क्या वेरिएबल रह गया, यू भी यूज कर लिया ना. तो कोई भी नोटेशन यूज कर लो, है ना. सो इसमें मेनली कह रहा है कि W ये है, अभी मान लो, ठीक है, अभी मान लो कुछ नया ले लो. क्या नोटेशन यूज करूं? क्यों ले लो? यू ले लें फिर से, कोई बात नहीं, यू ले लो. सो या चलो ये वाई मान लो अभी के लिए. चलो, सो W इज F डिस्ट्रीब्यूशन है वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड Y इज गिवन एज 1/1 प्लस m/n इंटू W. ये अगर है, ठीक है, ये इसी को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n/n प्लस mw. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देन W है सर बीटा 1 होगा. बीटा फर्स्ट n का by 2. m/2 सो mn लिया है मैंने, ध्यान से बताओ. सो देन Y हैज, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लो W का डिस्ट्रीब्यूशन है FMN, है ना. और W में दिक्कत तो X भी मान सकते हो. अभी के लिए मान लो X ले लिया हमने, तो X लिख देंगे तो यहाँ X आ जाएगा. ठीक है. सो इफ आई टेक X इज दिस, तो यहाँ X ले लो, यहाँ X ले लो. तो देन Y हैज, देन Y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा फर्स्ट काइंड, और बीटा सिर्फ लिख ले तब भी क्या पैरामीटर होगा, ऑर्डर में बताओ. पैरामीटर लिखो गलत हो जाएगा. m/2 n/2 m/2, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, चेक करो. ये आएगा, ठीक है ना, n/2 m/2. सर ऑर्डर चेंज होगा क्या? हाँ, उसको पीडीएफ डिराइव करना पड़ेगा तब समझ. मैंने क्या लिया यहाँ पे m/n, तुम जो बोल रहे हो वहाँ देखो, वहाँ n/m लिया होगा, ठीक से देखो जहाँ से तुम बोल रहे हो. यहाँ पे क्या लिया हो, तुम्हारे में लिया होगा n/m, तो n/m लिया होगा तब ऐसा होगा. यहाँ x है FMN और 1/1 प्लस m/nx. तो तुम देखो जहाँ पे हो सके तुम्हारा में यहाँ nm लिखा हो, यहाँ n/m लिखा हो, तो उसके हिसाब से और चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो मेनली तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया इसके बारे में. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे. तो अभी हमने क्या जस्ट इंट्रोड्यूस किया, अभी हमने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पीडीएफ क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, कैसे डिराइव हुआ. तो काई स्क्वायर कैसे डिराइव हुआ, गामा से या स्टैंडर्ड नॉर्मल से. स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर हो जाएगा, फिर काई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी. फिर दूसरा टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे आया, फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे आया. बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखे. कुछ क्वेरी है जी? अमन क्या पूछ रहे हो? ठीक है ना. तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे mn फिक्स रहेगा तो निकाल पाएंगे, जनरल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे लिखते नहीं है. तो mn जनरली जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका इजी है उसको याद रखना है. तो बाकी इस पे क्वेश्चंस देखो कैसे एग्जाम में आते हैं, वो थोड़ा ट्राई करते हैं कि मतलब बेसिक थ्योरीज इतना ही है, कुछ खास नहीं है. अच्छा कुछ रह गया और देखो सिलेबस में क्या था, क्या क्या बोला था इसमें कि सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन मतलब मेनली पीडीएफ क्या है, फिर डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग mgf. अच्छा, डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग mgf, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के थ्रू. वो तो ऐसे ही आ जाएगा ना. काई स्क्वायर को मैंने दिखाया सम करके, काई स्क्वायर n1 है, काई स्क्वायर n2 है, तो सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर n1 प्लस n2.
वो है। फिर आगे बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज वही मीन वेरिएंस याद रखो। बाकी एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, वैसे जैसे अगर तुमसे पूछा जाए जो काई स्क्वायर कह रहा है, मान लो ऐसा है कि x1 x2 x1 हैज काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या दे आर IID, ये यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लो x1 x2 xn है, IID ये है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन xi I फ्रॉम 1 to n, ये क्या होगा? काई स्क्वायर एन। काई स्क्वायर n हो जाएगा। और इसका प्रूफ भी एक लाइन का ही है, अगर इसका मतलब वो कहना चाह रहा है प्रूफ mgf से, तो जैसे तुम अगर x1 का mgf लिखोगे तो क्या आता है 1 माइनस 2t की पावर माइनस 1/2 आएगा, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप सबका मल्टीप्लिकेशन है n/2 हो जाएगा। हाँ, तो ये जो कहना चाह रहा है कि तुम ये डिराइव कर लो कि जैसे काई स्क्वायर 1 कैसे आता है नॉर्मल से, जैसे ये कैसे आया। अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर थ्योरम में लिखूं जैसे कि लेट z1 z2 zn दे आर IID नॉर्मल 0 1, तो और हमने क्या डिफाइन किया, एंड हमने मान लो ये डिफाइन कर दिया xi को डिफाइन कर दिया zi का स्क्वायर फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 3n। तो अब क्या हो गया, अब आपके पास आ गया कि x1 x2 xn काई स्क्वायर 1 है, जो कहना चाह रहा है। तो ईच zi, यहाँ zi है, ईच zi नॉर्मल 0 1, xi zi का स्क्वायर, तो xi काई स्क्वायर 1, तो xi काई स्क्वायर 1। अब काई स्क्वायर 1 का समेशन काई स्क्वायर n, प्रूफ इसका करना है तो प्रूफ भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ का प्रूफ कर देता हूँ, तो ये तो ईजी है ना, mx1t इंटू mx2t mxnt, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबका mgf यही है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे i रख दो mxi, है ना, फॉर ऑल i कुछ भी ले लो 1 से लेके n तक, तो सबका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन यही रहेगा, किसमें काई स्क्वायर 1 में, 1 माइनस 2t की पावर माइनस 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2। और यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि x1 से लेके xn तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका है काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यही सिलेबस में कहना चाह रहा है कि mgf के थ्रू तुम डिराइव कर सकते हो, है ना, इसने कहा यूजिंग mgf कैसे डिराइव करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी वही है काई स्क्वायर n1 काई स्क्वायर n2 काई स्क्वायर n1 प्लस n2 हो जाएगा। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिमिटिंग फॉर्म ये है कि जब n बहुत लार्ज हो जाएगा तो काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल n, 2n, ये हो गया। फिर आगे कहता है सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन तो वही, एक तो थ्योरम आया कि कैसे आया तो उसे डिफाइन किया, और डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ, तो पीडीएफ कैसे आता है वही थ्योरम की बात कर रहा है कि कैसे वो पीडीएफ आया, तो वो पूरा है ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, तो वही थ्योरम है डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन रूट में काई स्क्वायर एन अपॉन एन, तो उससे डेरिवेशन हो जाएगा उसका। फिर आगे प्रॉपर्टीज है वही मीन वेरिएंस, इसका याद रखो। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, और इसमें कुछ ये था कि T1 डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड कॉची है। फिर स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर देखा हमने, F11 आ गया था, F11 एक्चुअली बीटा 1/2 है सेकेंड काइंड का। प्रॉपर्टीज एंड लिमिटिंग फॉर्म ऑफ सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग फॉर्म का मतलब वही है, लिमिटिंग फॉर्म मतलब क्या, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम लार्ज होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो इसको एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हम लोग ट्रीट करेंगे। जैसे तुम्हें अगर यहाँ पूछा जाए कि लेट से ये जो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस लिखे थे, क्या आया था वेरिएंस टी डिस्ट्रीब्यूशन का, टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूंगा तो वेरिएंस कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो वेरिएंस कितना हो जाएगा t का, 1 आ जाएगा। सो वेरिएंस इज 1 और मीन ऑलरेडी 0 है, सो इसीलिए जब n लार्ज होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल 0,1, क्योंकि लार्ज n के लिए इसका वेरिएंस 1 हो जाएगा इसीलिए, ठीक है ना। सर जी सर लास्ट कंडीशन में r लेस देन n/2 होगा ना, किसमें, t टू द पावर r, इसमें, अच्छा यहाँ r इवन लिया हुआ है हमने, r इवन है मतलब n कोई भी नंबर r लेस देन n जो कि इवन है,
सर वहाँ n/2 नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं है। हमने उस तरह यहाँ ऑलरेडी r/2 कर रखा है हमने। चेक करो आप जो देख रहे हो वहां पे कैसे लिखा हुआ है। हमने लिखा r लेस देन n है जहां r इवन है। फॉर एग्जाम्पल कोई n फिक्स करो अभी के लिए, n फिक्स करो और r फिक्स करो, चेक करो। ठीक है ना। सर एक बार टी डिस्ट्रीब्यूशन का आर ऑड और इवन वाला समझा दिएगा। किसमें, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में? सर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये आर इज ऑड। ये तो फॉर्मूला है, ये तुम जस्ट क्योंकि इसका डेरिवेशन करना तो मुश्किल है, तुम r के डिफरेंट वैल्यू रख के देख लो। जैसे r को तुम 1 पुट करो, चलो अभी के लिए r को 1 पुट करो, क्या होगा? इफ यू पुट r इज इक्वल टू 1 तो r को 1 रख के जरा सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? r को 1 रखो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। लेकिन r 1 रखे तो ऑड, ये तो इवन के लिए है, r इवन के लिए, ऑड तो यहाँ पे आ गया, ऑड के लिए 0 है तो r को यहाँ 2 रखना पड़ेगा। 2 रख के देखो, अगर 2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? ये आना चाहिए इस तरह से कुछ। लेकिन जहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, ये तुम भी चेक कर सकते हो, विकर वादगी की बुक से मैंने लिखाए हैं। तो ये 267 पेज पे है विकर वादगी के बुक में। मैं चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है। तो इसने कहा है कि r जो है लेस देन n है और ऑड है तो 0 होगा, r लेस देन n है और इवन है तो ये फॉर्मूला होगा n की पावर r/2 गामा r प्लस 1/2 गामा n माइनस r/2 एंड देन गामा 1/2। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 267 पेज पे बीके और वादगी वाली बुक है और उसमें चैप्टर नंबर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, 6 चैप्टर है, 6 में 6.4 सेक्शन है। ये बहुत छोटा सेक्शन है, यही पूरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो अभी जरूरत है वो कवर करता है। बाकी अगले क्लास में और डिस्कस करूंगा मैं इससे रिलेटेड। अभी जितना किया उस पर क्वेश्चंस कुछ देख सकते थे, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं देख लेता हूँ तो अगले क्लास में फिर और क्वेश्चंस करेंगे। सो कल इस पर क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो अभी फिर भी अभी टाइम है तो देख लेते हैं। सर इसका रिलेशन क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन का? हाँ देखो टी, अच्छा इसमें रिलेशन क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा था, और तो ये तो हो गया। अब आता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आगे एफ में था डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो वही थ्योरम है कि कैसे डिफाइन होता है। तो काई स्क्वायर एम अपॉन में काई स्क्वायर एन अपॉन एन, तो एफ एम एन बन गया उसके थ्रू। प्रॉपर्टीज है वही, मीन वेरिएंस देख लो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में यही था कि अगर W का डिस्ट्रीब्यूशन एफ एम एन है तो 1/W का एफ एन एम हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजर्व हो जाएगा। अब यह है रिलेशनशिप बिटवीन टी एफ एंड काई स्क्वायर, तो यही तो मैं लिखा रहा था उस समय। देखो वैसे क्या कैसे डिराइव हुआ एक्चुअली, ये सब डिराइव जो थ्योरम था वही तो था, रिलेशनशिप बिटवीन टी एफ एंड काई स्क्वायर। एक तो तुमने ये देखा था, अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टी हो गया एफ एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या रिलेशन आया था, जो पहला थ्योरम तुम देखे हो उसमें कैसे आया वो, एक तो रिलेशन है जो टी एन बना था, वो कैसे बना है, टी एन बना कैसे है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टी एन कैसे बनाया गया था हमने, कि जेड हमने लिया था नॉर्मल 0 1, ये उसी थ्योरम की बात कर रहा है। सो टी जो है नॉर्मल 0 1 है और हमने कहा था एक्स ले लो काई स्क्वायर एन, और दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो कैसे बनाता, तो ये टी एन कैसे आया था, तो यहाँ से जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर एन अपॉन एन का रूट, इसी से आया था ना। तो ये रिलेशन है। तो यहाँ से मैं अगर ये बोल दूं कि टी जो है मेरे पास वो था z अपॉन रूट अंडर एक्स बाई एन, तो ये किसके किस में रिलेशन बता रहा है, ये बता रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल काई स्क्वायर और टी कैसे रिलेटेड है, ये बता रहा है। फिर दूसरा थ्योरम क्या था हमारे पास, जो दूसरा थ्योरम हमने देखे हैं कि f कैसे बना था काई स्क्वायर से, तो उसमें ये था ना कि मान लो x हमने ले लिया काई स्क्वायर m एंड y ले लिया काई स्क्वायर n और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमने कहा f जो होगा x अपॉन m
अपॉन वाई अपॉन एन, या अगर ऐसे लिखोगे तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, काई स्क्वायर एम अपॉन काई स्क्वायर एन अपॉन एन, यही थ्योरम है। या यहाँ से ये बना था, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो। तो ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है, ये बता रहा है कि कैसे काई स्क्वायर और एफ रिलेटेड है ना। काई स्क्वायर और एफ कैसे रिलेटेड है, एफ टी को कैसे रिलेट किया था हमने। एक तो बेसिक रिलेशनशिप ये था कि हमने देखा था टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, ये किससे रिलेटेड था, F11 से रिलेटेड था। ये था। अच्छा एक और जनरल रिलेशनशिप था, जनरल क्या था कि जो F डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1n है ये हो जाएगा T डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम के स्क्वायर के इक्वल। मतलब तुम अगर पीडीएफ लो T डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसका स्क्वायर का पीडीएफ निकालो तो ये इसके इक्वल आएगा। सो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके F1n के। जैसे T1 तो हमने देख लिया था, T1 का स्क्वायर F11 आया था। इन जनरल ये भी है कि F1n जो होगा Tn होल स्क्वायर होगा। मतलब कि मान लो लेट्स T मेरा रैंडम वेरिएबल विथ Tn डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देन T स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा F1 n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो T डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो ठीक है पीडीएफ में, F डिस्ट्रीब्यूशन में m के जगह 1 रख दो। जो F डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है उसमें m के प्लेस पे 1 रख दो, फिर देखो वो पीडीएफ आएगी, ये वही पीडीएफ आएगी जो T डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर का पीडीएफ निकालोगे तो सेम आएगा। मतलब ठीक है ना। तो T डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले T स्क्वायर का पीडीएफ निकालो T डिस्ट्रीब्यूशन से, और फिर F डिस्ट्रीब्यूशन में m को 1 रख दो। यू विल सी कि बोथ पीडीएफ सेम है, मतलब दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, सही है ना यहाँ तक। सो Tn स्क्वायर F1n होगा। और क्या रिलेशन है, तो मेनली यही हमारे पास था। बाकी T1 देखा था हमने कि T1 कैसे रिलेटेड है। बाकी आप ये जानते हो कि जो नॉर्मल है ना, और अगर लिखूं मैं कि जो नॉर्मल 0 1 है उसका स्क्वायर जो है वो किसके आइडेंटिकल, काई स्क्वायर 1 के है। बाकी T1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉची 0 1 के। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, T1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ कॉची 0 1। तो ये इंटर रिलेशन है इनके बीच, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो थ्योरी हमने मोर और लेस डिस्कस कर लिया। अब मेन है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही कराता हूँ, है ना। तो इस पे बेस्ड मेन है क्वेश्चन। थ्योरी इसका हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें मेनली 4 चीज़ें था, एक तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, देन काई स्क्वायर एफ टी, और काई स्क्वायर एफ टी में तुम्हें वही जानना था पीडीएफ क्या है, कुछ थ्योरम्स क्या है, यही था। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर एफ एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में वही है, सीडीएफ और पीडीएफ जानना है ऑर्डर स्टैट्स का। फिर काई स्क्वायर में पीडीएफ जानना है तुम्हें, फिर उसके 1 2 थ्योरम्स प्रॉपर्टीज वो देखने हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स देखने हैं पीडीएफ के साथ। फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ और प्रॉपर्टीज, यही है। तो बस ये लिखा इतना है कुछ नहीं खास इसमें। तो इसमें बस इतना ही। अब मैं कल इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाई क्यूज में या जो असाइनमेंट के, वो हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आ गया भाई यहाँ पे तुम्हें? एफ की प्रॉपर्टी होती है कि एफएमएस में प्रॉपर्टी पढ़ा था तो वो समझ में नहीं आई थी। एफ इज अ प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मोड। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे अभी याद भी नहीं है, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ दो। एफएमएस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब यूजफुल नहीं है। तो जो यूजफुल होगा उसको देखेंगे। तो ठीक है ना, अभी जितना मैं डिस्कस किया इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ तो जहाँ पे वो ग्राफ मतलब कर्व वो कॉन्वेक्स से कॉन्केव बनती है या फिर कॉन्केव से कॉन्वेक्स बनती है? हाँ, वो तो कैलकुलस में हो गया। ये कहते हैं ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिलेट करा, आई डोंट नो। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अब मुझे नहीं पता कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, आई डोंट नो। ठीक है, सो अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हें रिवाइज कर लेना। किसी बुक से एक बार जस्ट रीड कर जाओ, चाहे बीके रोहतगी से, चाहे प्रसन्ना साहू वाली बुक से या गुप्ता कपूर से। जस्ट ये टॉपिक एक बार गो थ्रू हो जाओ कि डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, थ्योरम्स क्या है। देन हम कल इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, उसका फोटो भेजो भाई, सो हम तो देख सकते हैं क्या है। ऐसे मुझे याद नहीं है क्या है ये, तुम फोटो भेजोगे तो मैं, हाँ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ ठीक है।